नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो आज बात करेंगे साहब, एक तो अमित शाह का एएनआई को इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। एक तो उन्होंने पूछा है विपक्ष से कि भाई आप क्या जेल से पीएम हाउस और सीएम हाउस का काम चलाना चाहते हैं। उनसे ये भी पूछा गया था कि टीएमसी ने, समाजवादी पार्टी ने, उद्धव ठाकरे, कई दूसरे विपक्षी दलों ने जेपीसी से किनारा कर लिया है, तो ऐसे में आप काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सहयोग नहीं करेंगे तो क्या अगले 4 साल तक सरकार कामकाज नहीं करेगी, यह देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इनके बिना भी चलेगा। और दूसरी बात जो अहम, मुझे सबसे ज्यादा अहम लगी, उन्होंने कहा है कि ये जो 130वां संशोधन हम लेकर के आए हैं ये पारित हो जाएगा। एएनआई की एडिटर ने इनसे पूछा कि भाई इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, आपके पास तो है नहीं। तो अमित शाह ने कहा कि है या नहीं है ये तभी पता लगेगा जब इस पर वोटिंग होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिखाता है सरकार का। और हम इस बात को कहते रहे अपने प्रोग्राम में कि एक्चुअल में ये सरकार कोई भी स्टेप तभी उठाती है जब 100% कामयाबी की उसको पूरा यकीन हो कि ये हम कामयाब हो जाएंगे, यानी ठोक बजा करके ही वो इस कानून को, संशोधन को लेकर के आए। वो धनखड़ साहब पर भी बोले हैं। और राहुल गांधी तो साहब सतत रहते ही हैं, रोजाना कोई ना कोई उनका बयान चर्चा में रहता ही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और वहीं फिर चर्चा का आरंभ करते हैं, उन्हीं के विचार जानते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। साहब ये बताइए, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी जनवरी 1948 में। नवंबर 1949 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। नवंबर में ही 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। अब राहुल गांधी ने एक नया ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है वो जरा दर्शकों को भी सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर आपकी टिप्पणी। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। अनुपम जी, गोडसे की तो किताब है मैंने गांधी को क्यों मारा, और उसमें बड़ा उल्लेख भी है और हम आप सब जानते हैं, अब देश भी जानता है कि एक्चुअल में गांधी जी की हत्या क्यों की गई थी। नई पीढ़ी को पढ़ने की आदत जरा कम है, वो पुरानी पुस्तकें जरा कम पढ़ते हैं। तो अब ये जो नई लीडरशिप है ये जो उनको बताएगी, सिखाएगी, वो तो उसी को सच मानेंगे। पहली बात तो राहुल गांधी नई पीढ़ी नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी पुराना नया कुछ नहीं पढ़ते हैं। राहुल गांधी एकदम बेलौस होकर जो उनके मुंह में आता है, जो उनको बोला जाता है, वो बोल देते हैं। एक बात और भी है, राहुल गांधी, अब देखिए, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि अक्सर मुझसे कहा जाता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत क्रिटिकल हो जाता हूँ, पर मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल ने इस देश में एकदम ऑल टुगेदर नई तरह की राजनीति का जन्म दिया है।
जहां कुछ भी कह के कुछ भी इल्जाम लगाकर बेसिर पैर की बात करके आगे बढ़ सकते हैं। राहुल गांधी कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि आज अमित मालवीय ने बीजेपी का जो आईटी सेल चलाते हैं एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन को 1989 के बाद 2024 में 35 साल का सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो यानी राहुल गांधी की इन ऊट पटांग बातों के बावजूद अगर इतना वोट सामने आ रहा है तो यानी एक बात तो साबित हुई कि जो वोट मिल रहा है वो राहुल गांधी को सुन के नहीं मिल रहा है, वो भाजपा के विरोध में मिल रहा है, कहीं कहीं संघ के विरोध में मिल रहा है, कहीं हिंदुओं के विरोध में मिल रहा है और कहीं हिंदुस्तान के विरोध में मिल रहा है। ये आप इस तरह देखें इसको। तो राहुल गांधी को मालूम है कि जब तक इस तरह का वोट मौजूद है जो केवल भाजपा, आरएसएस, हिंदू और हिंदुस्तान इन चार लोगों के विरोध में वोट करने के लिए तैयार है, तब तक उनका तथ्यों से कोई भी वास्ता ना हो तो बात चलेगी। जहां तक जिस कानून की बात हो रही है, मेरी एकदम समझ के बाहर है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि साहब उस कानून में क्या गलती है, क्योंकि जैसे कि अमित शाह का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कह रहे थे कि संविधान निर्माताओं ने जब ये बनाया था संविधान तो उनके सपने में भी नहीं होगा कि निर्लज्जता की ऐसी भी पराकाष्ठा हो सकती है जहां लोग जेल से सरकार चलाएं और इस्तीफा देने से इनकार कर दें। इसके चलते संविधान इस इशू पर खामोश है। उन्होंने कहा कि आपको जमानत मिल जाए, आप वापस आकर सत्ता पे बैठ जाइए, बेशर्मी से कौन रोक रहा है आपको। लेकिन अगर आपको 30 दिन के अंदर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत भी नहीं मिलती और यदि आप पर आरोप भी इतना गंभीर है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा है, तो भाई और कुछ हो ना हो सरकार तो चलने दो। आपको याद होगा कि जब केजरीवाल जेल में थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल से सरकार चलाने पर रोक लगा दी थी और उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। तो दिल्ली में संवैधानिक संकट आ गया था कि साहब सरकार चले तो चले कैसे, क्योंकि वो कैबिनेट के गोपनीय प्रस्ताव केजरीवाल तक जा नहीं सकते थे। केजरीवाल के पास जो जाता था वो रास्ते में पढ़ा जाता था। कैबिनेट के जेल से बैठ के आपको दस्तखत करने की इजाजत, इनफैक्ट आप जेल से निकल कर आए जब जमानत भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने दी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के जमानत दी कि आप बाहर निकल के भी फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। आप सोच कर देखें, उसके बाद भी अगर आप बेशर्मी से चिपके रहे, वो तो कहिए जब आपको चूंकि चुनाव सर पे था और जब आप जनता के बीच निकले और जनता ने आपके ऊपर थूकना शुरू किया तो आपको झक मार कर इस्तीफा देना पड़ा और कुछ दिन के लिए आतिशी को अपनी जगह बैठाना पड़ा। मतलब इसमें क्या गलत बात है भाई? आप कहते हैं कि आप, अच्छा किस बात का डर रहा है कि भाई सरकार आपको जेल भेज दे? सरकार आपको जेल भेज देगी तो कोर्ट किस लिए बैठी है? सीएसडीएस के डेटा के माध्यम से पूरे देश में गृहयुद्ध का प्रयास कराया संजय कुमार ने और उनके खिलाफ एफआईआर रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? उन्होंने एक हेमंत सोरेन तक का एग्जाम्पल दिया कि साहब एक ही समय में 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, एक ने जेल से इस्तीफा देने से मना कर दिया केजरीवाल ने, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और लौट कर फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप देखें, जिसने इस्तीफा दिया वो चुनाव जीता और जिसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, उसने चुनाव में केजरीवाल को ठुकरा दी। बात तो सही है। और ये जो एक सिलसिला चला है कि भाई आप सरकार को कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, पहले तो यही अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि अमित शाह जब 130वां संशोधन पेश कर रहे थे तो उसी बिल की कॉपी फाड़ करके उसके गोले बना बना करके उनके ऊपर फेंके जा रहे थे। यानी और ये तब जब सरकार ने शुरुआत में ही इसको जेपीसी भेजने की अपनी नीयत जाहिर कर दी। बिल्कुल। तो मेरा सवाल एक्चुअल में यही है कि आप जेपीसी में अपनी बात क्यों नहीं रखना चाहते हैं? टीएमसी मना कर चुकी, एसपी मना कर चुकी, आज सुबह संजय राउत का भी बयान आ गया कि हम भी दूर रहेंगे, ये तमाशा है। तो क्या जेपीसी 2014 से पहले ठीक थी और अब खराब हो गई है? देखें,
पहले तो बहुत ज़्यादा जेपीसी का कल्चर ही नहीं था। सरकार में को अगर बहुमत होता था तो फिर वो अपनी बात मनवा लेती थी। यहाँ तो सरकार मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़ा मामूली सी बात है। मतलब आप एक सरकारी अधिकारी अगर 48 घंटे जेल में रह जाता है तो वो स्वतः सस्पेंड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः चली जाएगी, स्वतः। और इसके बाद वो तमाम लोग जिनकी सदस्यता स्वतः चली गई, उनकी सजा पे रोक लगा के कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, मुख्तार अंसारी का भाई और मुख्तार अंसारी का बेटा। एक की सांसदी चली गई थी और एक की विधायकी चली गई थी, और दोनों में ही आप देखें कि अदालत ने इनकी सजा पे ही रोक लगा के एक की सांसदी बहाल कर दी, दूसरे की विधायकी बहाल कर दी। तो अदालत है, देख रही है साहब, क्या बात है। लेकिन आपको तो अदालत पे भी भरोसा नहीं है। हर्ष बंदर टाइप के लोग कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमको सड़क पे उतर के लड़ाई लड़नी लड़ेगी। वो हर्ष बंदर जो सोनिया गांधी के साथ सरकार चला रहे थे, जो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट में शामिल है। तो आपको जब सूट नहीं करता तो चुनाव आयोग भी गलत, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, इलेक्शन ईडी भी गलत, सीबीआई भी गलत, सरकार भी गलत, और तो और संसद तक गलत, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक गलत। अब इसका क्या किया जा सकता है। और अभी आपने जिक्र किया था संजय कुमार को, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई साहब, और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर स्टे भी कर दिया। हो क्या रहा है इस देश में अनुपम जी? अब ये भी कमाल की बात है। संजय कुमार ने कहा मुझसे भूल हो गई, और उनके इतने बड़े पोस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया जिससे देश में गृहयुद्ध हो सकता था। ये तो कहिए भारत की जनता इतनी समझदार है कि उसने इस तरह की आरोपों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनकी माफी को मान लिया गया। और वहीं बाबा रामदेव को माफी मांगने पर भी आपने 4 बार उनकी नाक रगड़वा दी। तो ठीक है साहब, वो तो अपना कोर्ट का नजरिया है। और आज तो संजय कुमार को जो माफी मिली सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच से मिली। लेकिन सवाल बार बार खड़े होंगे साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये दोहरे मानदंड क्यों? अब सवाल खड़े होंगे क्या? सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हमने सरकार को जज बनने से रोक दिया। तो मुझे लगता है सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि अगर सरकार जज नहीं हो सकती तो जुडिशरी सरकार नहीं हो सकती। अब आते हैं जरा इन पॉइंट्स पर जो अमित शाह ने आज इंटरव्यू में कहे हैं। कुछ चीजों को आपने कवर कर लिया, लेकिन नंबर 1, धनखड़ साहब सब पर सवाल पूछा गया। बहुत सारी स्टोरीज आई निकल करके, तमाम तरह की बातें हुई। आज तक धनखड़ साहब ने एक शब्द कहा नहीं, कहीं किसी सार्वजनिक समारोह में दिखाई नहीं दिए हैं, कैमरों पर आए नहीं हैं, किसी को इंटरव्यू दिया नहीं है। बहुत ही संयमित एक तरीके से उसके बाद से वो अपना जीवन जी रहे हैं। कपिल सिब्बल आए थे, उन्होंने तूफान लाने की कोशिश की थी चाय के प्याले में, ये कह करके कि साहब उनको बंधक बना लिया गया है, और होम मिनिस्टर ही इसका जवाब देंगे कि वो कहाँ है। हालांकि कपिल सिब्बल चाहते तो अपनी गाड़ी उठाते, ड्राइवर को कहते और जाकर के धनखड़ साहब से मुलाकात कर लेते, अगर वो उनको मुलाकात करना चाहते तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कैमरों पर आकर के राजनीति की। अमित शाह ने जो कुछ बताया है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, इसके आगे इसे ज्यादा खींचने की या टटोलने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने अपने इस्तीफे में प्रधानमंत्री के प्रति भी, कैबिनेट के प्रति भी, सांसदों के प्रति भी आभार व्यक्त किया था कि उनके उपराष्ट्रपति या सभापति रहते हुए उनका जो सहयोग उनको मिला है उसके प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप अमित शाह के इस जवाब से? क्योंकि रायता तो बहुत फैला हुआ है। देखिए, अमित शाह का जवाब अगर जाने भी दें तो एक छोटी सी बात देखें। मैंने आपके प्रोग्राम पे
और तमाम चैनलों पे, अपने चैनल पे भी ये बात बार बार कही कि जिन लोगों को लग रहा है कि जगदीप धनखड़ सतपाल मलिक के रास्ते जाएंगे, उनको निराशा हाथ लगेगी। मैंने बहुत डंके की चोट पे बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कही। मैंने इसका कारण भी बताया। मैंने कहा जगदीप धनखड़ सतपाल मलिक का हश्र देख चुके हैं, यशवंत सिन्हा का हश्र देख चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा सबका हश्र देख चुके हैं। तो ऐसे में वो इस रास्ते कतई नहीं जाएंगे। जगदीप धनखड़ साहब खामोश हैं। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था तो चलिए सबको धन्यवाद देना तो एक रूटीन सी बात है जो आप कह रहे हैं ओंकार सर। उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं भारत की असाधारण प्रगति के दौरान इस सरकार में, यहाँ पे संसद में रहा, ये मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने भारत की असाधारण वित्तीय और दुनिया में प्रगति को स्वीकारा। उन्होंने मोदी के अमृत काल को सराहा। तो इसके बाद उनके विरोध की गुंजाइश बनती नहीं थी। दूसरी बात ये कि अगर जगदीप धनखड़ साहब किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो पिछले 6 दशक से सोनिया गांधी भारत में है। एक मई का लाल बता दे जो उनकी इच्छा के खिलाफ उनसे मिल सकता हो या उनसे एक फोटो ले सकता हो या उनका इंटरव्यू ले सकता हो। 60 साल में उन्होंने 6 इंटरव्यू भी नहीं दिए होंगे। सोनिया गांधी से मिलना मुश्किल। उनसे कोई ये तक नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ गई, का आप संसद आई नहीं आई। राहुल गांधी से कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप 20 साल में 50 बार हवाई जहाज लेके कहाँ गायब हो जाते हैं और कहाँ से लौट कर आते हैं। और ये लोग परेशान है कि जगदीप धनखड़ अपने बंगले से बाहर निकलकर इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अजीब सी बात है। ये जगदीप धनखड़ में सतपाल मलिक को तलाश कर रहे हैं और वो शायद इनको मिल नहीं रहा है। मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने हर चैनल पे कहा है कि जगदीप धनखड़ में सतपाल मलिक, और ये मैंने उस दिन कहा था जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था कि जगदीप धनखड़ में सतपाल मलिक को तलाशने वालों को हमेशा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वो सतपाल मलिक का हश्र देख चुके हैं। आज अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये कहते हुए हमला किया है कि 2013 में इन्होंने मनमोहन सरकार के, अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़कर कूड़े में डालने के लायक बताया था और नॉनसेंस करार दिया था उसको। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आज उन्हीं लालू से सत्ता के लिए गलबैयां क्यों कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एफआईआर होते ही गिरफ्तारी, आरोप लगते ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल, में पहले भी कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी से को गिरफ्तार करके थाने में बैठा के 3rd डिग्री दो, सब बता देंगे, वही सोनिया गांधी खड़ी होकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आंदोलन करती हैं। जो लालू और मुलायम की सरकारें और पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को वोट के खा के कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई है, मैं बार बार कहता हूं कि पूरे देश में एक भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ हो। जितने क्षेत्रीय दल हैं सबका गठन कांग्रेस के विरोध में हुआ है, चाहे वो बीजू पटनायक की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वामपंथियों की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ये जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे ये चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे तेलुगु देशम से मेरा मतलब है, चाहे आपको देवगौड़ा की पार्टी हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, एक, और यहाँ तक कि चाहे अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज हों कश्मीर में, आज तक जितने क्षेत्रीय दल भारत में खड़े हुए हैं सबका गठन कांग्रेस विरोध में हुआ है। एक पार्टी आप मुझे नहीं बता सकते जिसका गठन भाजपा के विरोध में हुआ। ऐसे में जब, लेकिन सत्ता के बाहर कांग्रेस जल बिन मछली के समान हो जाती है। आज तक सबसे लंबा समय जो उन्होंने सत्ता के खिलाफ बाहर गुजारा था वो अटल बिहारी के 7 सालों में गुजारा था, लेकिन इस बार देखिए 11 साल हो गए हैं और 15 साल होने की गारंटी है, यानी 7 से दुगने से ज्यादा। तो अब वो सत्ता के बगैर कांग्रेस रह नहीं सकती और ऐसे में वो तमाम लोग जो उसी का वोट खाकर
उसी को अपने अपने प्रदेश से निकाल कर बड़े दल बन गए हैं। लालू यादव ने जब कांग्रेस का वोट खाया तो कांग्रेस बिहार में समाप्त हो गई। मुलायम सिंह यादव ने जब कांग्रेस का वोट खाया तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई। डीएमके ने जब कांग्रेस का वोट खाया तो कांग्रेस तमिलनाडु में समाप्त हो गई। हर जगह ममता बनर्जी ने कांग्रेस का वोट खाकर उनको पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया और केजरीवाल ने उनका वोट खाकर उन्हें दिल्ली में समाप्त किया। तो ऐसे में इन्हीं लोगों के आगे अगर राहुल गांधी समर्थन की भीख मांग रहे हैं तो क्या कहा जाए, आयरनी है साहब। एक जब शाह ने पेश किया था 130वां संशोधन तो पार्लियामेंट में भी हमने और आपने देखा कि केसी वेणुगोपाल खड़े हो गए और उन पर नैतिकता का सवाल उठाने की कोशिश की थी। उसका जवाब आज इंटरव्यू में भी दिया और सदन में भी दिया था उन्होंने, और ये कहा था कि जब मेरे ऊपर एक फर्जी केस दर्ज करवाया गया और सीबीआई के जरिए मुझे गिरफ्तार करवाया गया, जब सीबीआई का समन मुझे मिला तो मैंने समन मिलते ही होम मिनिस्ट्री छोड़ दी थी गुजरात की, यानी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और जब तक मैं पूरी तरह बरी नहीं हो गया तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। ये केजरीवाल पर भी एक बड़ा उनका कटाक्ष था और कांग्रेस पार्टी पर भी, जो इस तरह के सवाल खड़े करके बाकी के विपक्षी दलों को लामबंद कर रही है और सरकार के हर महत्वपूर्ण कदम का विरोध कर रही है कि सुधार के कार्यक्रम आगे बढ़ने ही ना पाए। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि गौरव गोगोई असम के मुख्यमंत्री हो जाएं, वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री हो जाएं, पर उनके चाहने से क्या होता है। वेणुगोपाल जैसे लोग पढ़ना भी, इनको पढ़ने की भी आदत नहीं है, जानने की भी आदत नहीं है। इन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया कि भाई आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया। तो उन्होंने कहा क्या बेकार की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो सम्मन मिलते ही इस्तीफा दे दिया और जमानत पे छूटने के बाद मैंने अपना पद वापस स्वीकार भी नहीं किया। मैंने तब तक पद वापस नहीं लिया जब तक कोर्ट ने आदेश करके मुझे ना सिर्फ बरी किया बल्कि वो भी संदेह के आधार पे नहीं बरी किया, ये कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत इनको फंसाया गया था। उन्होंने आडवाणी जी का भी एग्जाम्पल दिया, मदन लाल खुराना का भी एग्जाम्पल दिया, जिनके से नाम डायरी में आ गए थे जैन हवाला केस में, तो जब तक बरी नहीं हो गए उन्होंने चुनाव ही लड़ने से इनकार कर दिया। तो भाई यहाँ तो दोनों में कहीं कोई तुलना ही नहीं हो सकती, ना केजरीवाल से हो सकती है और ना कांग्रेस से हो सकती है। कांग्रेस में तो आप देखें, कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही जमानत पे घूम रहा है, तो कहीं कोई तुलना का सवाल ही नहीं है। अलबत्ता ये और दिखाता है कि वेणुगोपाल के सवाल से ये और पता चलता है कि केरल का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा शख्स, उसको राजनीति का कुछ अंदाजा ही नहीं है और वो पढ़ने लिखने में यकीन ही नहीं करता। और ये भी पता लगता है अनुपम जी कि इस समय राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हुए हैं उनको पिछले 20-30 साल की घटनाओं का भी पता नहीं है। इसीलिए मैंने वेणुगोपाल के साथ गौरव गोगोई का नाम लिया, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। इन लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है कि घटनाएं क्या क्या हुई और कैसे कैसे हुई हैं। अरे राहुल गांधी को भी तो अंदाजा नहीं है। कमलनाथ और पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के विरोध में आप जीतू पटवारी को लेकर आए थे और आप वहां वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं, उधर जीतू पटवारी बयान दे रहा है कि ये सब बकवास है, हम कब तक भाजपा को दोष देते रहेंगे, हम अपने कर्मों से हार रहे हैं। सोच के देखें। अब चलिए 2 वीडियो और सुनकर के कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। एक राहुल गांधी का ही वीडियो है, बड़ा मजेदार है, दर्शक जरा ध्यान से देखें और सुने। बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमेना है। यही कसर रह रही है कि चुनाव आयोग को उन 6 साल के बच्चों से जाके पुष्टि कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से बात करने को तैयार नहीं, जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं,
जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के मेल्स का चिट्ठियों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जब जयराम रमेश ने समय मांगा था तो 30 आदमियों के उनको समय दिया गया था 12 बजे, जब वो वहां जाकर समय लेकर भी मिलने को तैयार नहीं है, तो अब इस तरह की बातें करेंगे, इसका क्या कहा जाए। 1000 बच्चे इनके कान में कहकर चले गए। आप सोचे, पिछली बार कश्मीर से यात्रा से लौटे थे तो कहा था कि कश्मीरी महिलाएं मेरे कान में कह के चली गई थी कि फौजी हमारा रेप करते हैं। पुलिस ने पूछा, क्या पता नहीं कौन लोग थे। अब इसका क्या कहा जाए। 6-6 साल के बच्चे इनके कान में आके कह रहे हैं, और वो भी 1000। हाँ 1000 की तादाद में। हर जगह जहां भी जाते हैं वहीं इनके कान में वो आकर के फूंकते हैं। तो साहब एक एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं और दर्शकों को दिखाता हूं, फिर एक सवाल पूछता हूं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल चला रहे हैं साहब। चलो ये तो देश को पता लगा कि ये मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन अनुपम जी, मोटरसाइकिल चलाने में और देश चलाने में तो बहुत अंतर होता है ना। तेजस्वी और राहुल को छोड़कर इस पूरी जो गैंग मोटरसाइकिल चला रही, किसी ने हेलमेट तक नहीं लगाया है। और तो और इनके जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी नहीं लगाया है। और राहुल गांधी सब हरकतें बहुत दिनों से करते रहते हैं, कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी कार चलाते हैं, कभी स्कीइंग करते हैं। ये सब उनके ड्रामे हमेशा से चलते आ रहे हैं। और पता नहीं कौन सी एक टीम है, वामपंथियों की एक टीम बना ली है इन्होंने। आप सोच के देखिए कि जेएनयू के 3 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इस समय इनकी टीम में हैं। वो क्या समझाते हैं इनको। कांग्रेसियों को, अगर वरिष्ठ कांग्रेसियों से मैं बात करता हूँ, एआईसीसी के मेंबर से बात करता हूँ, वो कहते हैं साहब देखकर इतना दुख होता है कि हमने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में दे दिया और ये कल के आए जेएनयू के लड़कों से बात करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमको टाइम तक नहीं देते हैं। तो अब ये है भाई, राहुल गांधी की अपनी एक सोच है, इसका क्या किया जा सकता है। और वैसे भी जो बिहार में उनकी यात्रा है, और मैंने तो बहुत पहले इसको, शायद सबसे पहले जो लोगों ने ट्वीट किया तो उनमें एक मैं भी था, मैंने दिखाया था कि साहब इनकी पूरी यात्रा केवल मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकल रही है। और शायद तेजस्वी यादव इनके साथ जाते भी नहीं अगर ये यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से नहीं गुजरती होती। पर तेजस्वी को लगा साहब ये तो हमारे ही वोट पे डाका डालने जा रहा है, तो वो इनके साथ चले गए। दोनों का हाल ये है कि कल राहुल गांधी से पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने तो आपको प्रधानमंत्री मान लिया, आप उन्हें मुख्यमंत्री कब मानेंगे। राहुल ने इसका जवाब ही नहीं दिया। आप देखिए उसको टाल के रह गए, उसको तैयार नहीं हुए बात करने के लिए। तो है मतलब इनका अपना ये राजनीति का एक स्टाइल है। और एक बात मुझे अलबत्ता अजीब ज़रूर लगती है कि एक ही तरीके की राजनीति आप लगातार करते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात, अगर एक ही बात बार बार करेंगे और उसको आप सोचेंगे कि उसका फैसला अलग आएगा, तो इसको तो साइंस में एक पागलपन की निशानी माना गया है। और तो आपको अलग नतीजे आते नहीं हैं और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगने लगते हो, कभी कभी जनता पर ही आरोप लगा देते हैं। मैं तो इस बात को भूलता ही नहीं। मैं पिछले इसको 2019 से कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि जनता को मूर्ख बनाया गया है। 2014 में भी कहा था कि जनता को मूर्ख बनाया गया था, यानी जनता मूर्ख है। मतलब ये किस तरह की एक एंटाइटलमेंट है, ये किस तरह की सोच है, जहाँ पे इनको जब ये अमेठी हार जाते हैं और वायनाड जीत जाते हैं, तो ये वायनाड में बयान देते हैं कि वोट डालना तो दक्षिण भारतीयों को ही आता है, उत्तर भारतीयों वालों को तो वोट डालना भी नहीं आता। तो ये इस किस्म का एक राजसी एक जिसे कहते हैं इंटाइटलमेंट इनके दिमाग में घुसा हुआ है, और यकीन माने उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इनके पूर्वज भी जोकरों का समूह बता चुके हैं मतदाताओं को, तो इसमें कोई गलती इनकी नहीं है। और क्या कभी ये देश या कांग्रेस के प्रति थोड़ी बहुत एक सद्भावना या चिंता रखने वाले लोग जो पुरानी कांग्रेस को जानते हैं, कभी सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखेंगे राहुल गांधी को? क्योंकि जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं और जिस तरह की ये हरकतें करते हैं, जिस तरह के ये बयान देते हैं, अब ये 6 साल के बच्चे वाला बयान, इससे अगर थोड़ा बहुत ये पसीना बहाते भी हैं, तो उस सब पर पानी फेर देते हैं ये।
देखिए, राहुल गांधी को राजनीति में आए 25 साल से ज्यादा हो गया है। अगर आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसा बदलाव आने वाला है तो फिर आपकी अपेक्षा गलत हो सकती है। 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है अपने आप में कुछ बदलाव लाने का या कोई बेहतर राजनीति करने का। लगातार 3 बार आप केंद्र में हारे हैं। जब जीते भी थे आप तो बड़े कम सीटों से आपने सरकार बनाई थी। आपसे ज्यादा सीटें तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद ले आती हैं साहब। लगातार 3 बार आप 100 की सीट, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया। अगर इस सब के बाद भी राहुल गांधी ने अपनी राजनीति या राजनीति के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाया है तो फिर आप मान कर चलें कि ये बदलाव अगर आप देखना चाह रहे हैं तो शायद ये संभव नहीं। और एक और मोहतरमा का बयान सुन करके, आपकी टिप्पणी लेकर के फिर प्रोग्राम का समापन करेंगे। वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर इन मोहतरमा के लिए आखिर में एक टिप्पणी लिखी है, अनुपम जी। देखिए, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सैदा हामिद हैं और इनको पद्मश्री दिया गया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में ये सचिव थी, योजना आयोग की मेंबर थी। इनके अब्बा को पद्म भूषण दिया गया था, ख्वाजा गुलाम सैयदीन, और वो भारत रत्न हमारे पहले मदरसा एजुकेटेड शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के शिक्षा सचिव थे वो। तो यानी कि आप ये पूरी लिनिएज देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने मोटी मोटी 3 बातें कही कि ये ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ पे बांग्लादेशियों को रहने का हक है, और अगर ये बात नहीं मानोगे तो हम कहेंगे कि मुसलमानों पर कयामत आ गई है। तो सब कुछ दे दीजिए आप, लेकिन बात वही हामिद अंसारी वाली, आप कहीं भी बैठा दीजिए, इनकी अपनी धार्मिक कट्टरता जाने वाली नहीं। और कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी रोहिंग्या भारत में क्यों रहना चाहिए? नहीं, फिर एक बात और भी है, अगर जमीन सब अल्लाह की ही है और बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का हक है तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया गया, बांग्लादेश बनाया क्यों गया? बिल्कुल सही बात है, वाजिब सवाल है। और ये लोग चुप्पी साध जाते हैं जब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता और क्रूरता होती है, उनके घरों को उजाड़ा जाता है, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाते हैं, उनकी बहू बहन बेटियों की असमत लूटी जाती है, तब मुंह में दही जम जाती है इन लोगों के। ये केवल मुसलमानों की बात करते हैं। जब इनको पद दिए गए थे तब तो ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते होंगे ना, सभी धर्मों सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते होंगे। इनको अरे चिंता भाई, सब आज भी अगर आप जामिया मिलिया में रह रहे हैं तो सरकारी जमीन पे ही तो रह रहे हैं ना। आपके अब्बा छोड़ के थोड़ी गए हैं इसको। इतने अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों को ही प्रमोट किया गया है इस देश में। और एक पूरी लिस्ट आपने इनकी पढ़ी है पूरी, मौलाना आजाद से लेकर के और इनके अब्बा और तमाम, और ये खुद इनके भी आप नजरिए देखिए क्या है कि अगर बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जा रहा है तो कयामत आ गई है मुसलमानों पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।